हेलो स्टूडेंट, आपका इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके आप केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है प्रासरण दाब क्या होते हैं तथा प्रासरण दाब ज्ञात करने की वर्कले हार्टले विधि के बारे में ठीक से डिटेल में जो है हमने वर्णन किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है उसको देख सकते हैं। आज हम प्रासरण दाब के नियम कौन कौन से हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं तथा इन पर जो आधारित न्यूमेरिकल होगा उसको भी देखने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए, हमारे चैनल पर डेली आपको क्लास जो है देखने को मिलेगी। आप अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी हमसे जुड़ करके आप कर सकते हैं। देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसको आप डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं तो तैयारी इसमें जो है एक साथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप डेली जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए। नोट्स को आप डेली जो है आप 10 मिनट 5 मिनट समय निकाल करके जो है बार बार देखते रहिए। यही इसका तरीका है। जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता उनके लिए यही अच्छा तरीका है कि अपनी नोट्स बनाए खुद की, और नोट्स को आप बार बार जो है देखते रहिए। जो याद हो उसको भी देखते रहिए और नया भी देखते रहिए। हमेशा जो है 10 मिनट 15 मिनट डेली आप जो है उसको देखते रहिए। आप स्टूडेंट है, आपके स्टूडेंट का लाइफ ही ऐसा है कि इसमें आपको डेली पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जो है डेली देखते रहिए, जिससे आप कंटेंट जो है तैयार होता चला जाए। और जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ना सीख जाएंगे, यानी आपको कुछ समझ में आने लगेगा, याद हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी शैली बन जाएगी और फिर कोई भी आप कंटेंट देखोगे तो तैयार होता चला जाता है वो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप जो है गलती करते हैं, कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आगे आप समझ नहीं पाएंगे, ना तो समझ में पाएंगे और ना ही आपको याद हो पाएगा वो। तो इसलिए आप रेगुलर जो है देखते रहिए, आप उसमें धीरे धीरे घुलते मिलते रहिए। चलिए, आज की क्लास में जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रासरण दाब का नियम। देखिए, अगर हम प्रासरण दाब के नियम की बात करें तो तन्व विलयन, देखिए जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, देखो तन्व विलयन और सांद्र विलयन, हमने आपको दो विलयन बताया है। तो तन्व विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है। सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की सांद्रता अधिक हो, यानी जिसमें विलय हमारा अधिक घुला होगा तो वो सांद्र विलयन होगा, और जिसमें विलय हमारा कम होगा वो तन्व विलयन होगा। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि तन्व विलयनों के प्रासरण दाब, ताप तथा सांद्रता का प्रभाव, यदि जो भी प्रासरण दाब होता है या ताप होता है या जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होता है, वो उसका जो प्रभाव होता है वो गैसों के नियम के समान ही होता है। आपने गैस का नियम पढ़ा है, बायल का नियम पढ़ा है, चार्ल्स का नियम पढ़ा है। तो जैसे बायल का नियम और चार्ल्स का नियम जो गैसों के लिए बताया गया है, सेम वैसे ही जो है जो तन्व विलयन होते हैं उन पर भी जो है ताप, प्रासरण दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव और सांद्रता का प्रभाव जो है तन्व विलयनों का जो है गैसों के समान ही होता है। इस बात को जो है वान ट हाफ ने बताया था। वान ट हाफ ने प्रासरण दाब का नियम जो है दिया है, इन्होंने बताया था, जिसके लिए इनको जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जो प्रासरण दाब का नियम है, इन्होंने बताया कि जो तन्व विलयन होते हैं उनका जो प्रासरण दाब होता है, ताप होता है व सांद्रता होता है, वो गैसों के समान ही होता है। इसके लिए प्रासरण दाब का नियम जो है वान ट हाफ ने दिया है। समझ में आई बात कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने पहला नियम कौन सा दिया है? पहला नियम जो दिया है वायल, जो देखो जो आपको गैसों का नियम बताया गया वायल और चाल, वही यहाँ भी बताया गया। सबसे पहला है वायल वान ट हाफ नियम। तो जो वायल वान ट हाफ लॉ, वायल वान ट हाफ लॉ क्या कहता है कि वायल वान ट हाफ का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? वायल वान ट हाफ लॉ के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, हम यहाँ गैस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ विलयन की बात कर रहे हैं, तो किसी विलयन का प्रासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी विलयन का जो प्रासरण दाब P है वो समानुपाती C के होता है। किसके? विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। अब बात करें अगर ये सांद्रता क्या होता है, C क्या होता है, तो C जो होता है विलय के मोल होते हैं। क्या होता है? विलय के मोल बटे
विलयन का आयतन होता है, बटे विलयन का आयतन, इसको जाने रहेगा। यानी जो ये C होता है, यानी विलयन का जो प्रसारण दाब P होता है वो समानुपाती C के होता है, और C की अगर हम बात करें तो ये होता है विलय के मोल अपान विलयन का आयतन। और ये जो आयतन होता है वो भी आपका लीटर में होता है, इसको जाने रहेगा। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, इसको जाने रहेगा, ताप पर। ये सब आपको स्थिर ताप पर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वायल वांट हाफ लॉ। इसी तरीके से जो दूसरा नियम है, तो अगर हम चार्ल्स वांट हाफ नियम की बात करें तो चार्ल्स वांट हाफ नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार कि स्थिर सांद्रता पर, अब की बार स्थिर कौन होगा? सांद्रता होगा। सांद्रता वो C जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रसारण दाब, आप जानते हैं विलयन के प्रसारण दाब को P से हम प्रदर्शित करते हैं। विलयन का प्रसारण दाब P विलयन के परम ताप T, यानी परम ताप को T से रिप्रेजेंट किया गया है, विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। यानी विलयन का जो प्रसारण दाब P होगा वो विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। कब? वो होगा स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी विलयन का जो प्रसारण दाब होगा वो विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। तो ये है चार्ल्स वांट हाफ नियम, और ऊपर वाला था वायल वांट हाफ नियम। वायल वांट हाफ P समानुपाती C होता है, और चार्ल्स वांट हाफ नियम P समानुपाती T। अब एक चीज और है, अगर यहाँ समानुपाती हटाते हैं तो इक्वल लगाओगे तो समानुपाती के स्थान पर कोई ना कोई कांस्टेंट के रखेंगे और ये हमारा T हो जाएगा। तो P बराबर KT जो है निकल के आ जाएगा। ये हमारा जो है इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ये दोनों नियम समझ में आ गया होगा, वायल्स वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम। वायल वांट हाफ नियम जो कहता है वो P समानुपाती C कहता है, और चांस वो भी कब? स्थिर ताप पर। इसमें देखो, इसमें T कहीं नहीं दिख रहा है ना, हाँ, तो ये स्थिर ताप होगा। और ये चार्ल्स जो है, चार्ल्स मीन्स C और C मीन्स सांद्रता, तो यहाँ पे स्थिर सांद्रता होगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ स्थिर सांद्रता होगा, तो स्थिर सांद्रता पर जो है यहाँ पे P समानुपाती T हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को जोड़ करके हम व्यापक विलयन समीकरण का नियम बनाएंगे। अब तीसरा जो वांट हाफ नियम है, वांट हाफ विलयन का समीकरण बोला जाता है इसको। तीसरे को वांट हाफ विलयन का समीकरण कहा जाता है, वांट हाफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो तीसरा जो इनका नियम है वांट हाफ का, ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम को मिला करके तीसरे नियम का समीकरण बनाया गया। तो इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि बायल के वांट हाफ अनुसार, जो वायल ने बताया वांट हाफ का नियम, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने P समानुपाती C बताया है। वो कब बताया है? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर इन्होंने, वायल ने बताया है। ये पहला इन्होंने इक्वेशन दिया है। इसी अनुसार चार्ल्स वांट हाफ के अनुसार, तो चार्ल्स वांट हाफ ने क्या बताया? उन्होंने कहा P समानुपाती T, P समानुपाती T इन्होंने कब बताया है? इन्होंने कहा स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर। ये इन्होंने दूसरा इक्वेशन बताया है। भाई वायल वांट हाफ P समानुपाती C स्थिर ताप पर, चार्ल्स वांट हाफ नियम जो बताया P समानुपाती T स्थिर सांद्रता पर, तो ये वहीं से लिया गया। अब इन दोनों समीकरण को, अब समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरण अगर हम जोड़ लेते हैं तो P तो अपनी जगह हो जाएगा, समानुपाती अपनी जगह हो जाएगा, CT बन जाएगा। अरे ये C है, ये T है, तो P समानुपाती CT निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? इधर C है, इधर T है, CT हो जाएगा, दोनों सेम है तो सेम आ जाएगा। देखो, अगर हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो P बराबर लाएंगे, और C तो है ही है, समानुपाती के स्थान पर हम एक नियतांक लाएंगे, जैसे गैसों में R लिया जाता है, ऐसे यहाँ सॉल्यूशन है तो यस नियतांक लिया गया है, तो C हो गया, यस यस इसके लिए हो गया, और ये T हो गया, तो P बराबर CST हो जाएगा। और ध्यान सुनिए,
ये सांद्रता जो है, सांद्रता के लिए हमने आपसे C बराबर कहा था N/V होता है। C बराबर जो C होता है सांद्रता, ये विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर ये जो C आपने लिया है, आप लिख सकते हैं N/V, और ये यस रहेगा ही रहेगा, ये T आ जाएगा। और ये N/B कहां से लिया गया, ये C की वैल्यू है, इसको आप जाने रहेगा। ये होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन हो जाएगा। विलयन का आयतन वो भी लीटर में। ये सांद्रता की वैल्यू है और ये सांद्रता हमने यहाँ पे रख दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? और एक चीज आप जानते हैं, जो N होता है, N आप जानते हैं जो विलय का मोल होता है, विलय का मोल, ये N की वैल्यू होती है W/M होता है, यानी विलय का भार बटे विलय का अणु भार, ये भी तो होता है। तो ये N के जगह पे इसको उठा के रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा, N की जगह पे W हो जाएगा और नीचे आ जाएगा M, और ये S तो है ही है, और ये S ऊपर हो जाएगा और ये T ऊपर हो जाएगा और नीचे V आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे V ऑलरेडी है, N की वैल्यू W/M हो जाएगा, तो W/M ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, S और T ऊपर है ही है, और ये V नीचे आ जाएगा। इसको आप और ठीक से अगर लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं P, और ये V इधर ले लीजिए, PV बराबर W/M, और ये फिर S और T आ जाएगा। तो ये आपका समीकरण जो है विलयन का मिल जाएगा। ये आपका समीकरण 2, ये 3 हो गया, और ये समीकरण 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं PV बराबर W/M S × T जो है, जहां S जो है इसको जाने रहेगा, जहां S बराबर विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है। देखो इसका जो मान होता है, जैसे गैसों के R का मान होता है, सेम इसका भी S का भी मान आपको देखने को मिलेगा। आप रख सकते हैं S बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये जो है S की वैल्यू, जो गैसों की वैल्यू होती है, वो हो जाएगा 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये रख सकते हैं। तो ये जो हमारा फाइनल जो है मिलता है 1/2 विलयन का समीकरण कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया हमने, वायल के 1/2 के नियमानुसार P समानुपाती C ले लिया स्थिर ताप पर, फिर चार्ल्स 1/2 के नियमानुसार P समानुपाती T ले लिया स्थिर सांद्रता पर, फिर समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ लिया, सॉल्व किया, तो P समानुपाती CT आ गया, C और T समानुपाती हटाएंगे, नियतांक S लाएंगे, ये S जो है विलयन स्थिरांक है। तो और आप जानते हैं जो C सांद्रता होती है, N/V होता है, भाई C की वैल्यू N/V हो जाएगा, और ये ST रहेगा ही रहेगा। आप जानते हैं N की वैल्यू जो विलय का मोल होता है W/M होता है, N की जगह पे W/M रख दिए, V नीचे ही रहेगा, ये आ जाएगा। इसको हमने यहाँ कर लिया, PV बराबर W/M ST हो गया। जो S की वैल्यू होती है, जो गैसों के जो R की वैल्यू होती है, सेम वही वैल्यू होता है। तो S बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, इसकी जो है इकाई आ जाएगी। इसमें आप अगर CGS में देखेंगे तो जो गैसों का CGS होता है, MKS में देखेंगे जो गैसों का MKS होता है, वही वैल्यू जो है यहाँ पर भी आपको S की देखने को मिलेगी। तो समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर जो है कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, इसको आप समझिए। इस पर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारा कोई 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है, 1 लीटर विलयन में घोलने पर, किसमें घोला गया है, 1 लीटर विलयन में घोलने पर विलयन का प्रसार दाब 1.18 वायुमंडलीय है। विलयन का प्रसार दाब 1.18 वायुमंडलीय है। पदार्थ का अणुभार निकालना है, यानी पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले जो जो दिया जाए उसको आप नोट कर लीजिए, और फिर देखिए उसमें क्या नहीं दिया है। तो आपका फार्मूला जो है आप जानते हैं, PV बराबर बाई W/M ST आपका फार्मूला है। और इस फार्मूले में, ये फार्मूला आपको याद ही है,
भाई पीवी बराबर W/m/ST हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए इसमें आपको दिया गया है कि प्रासर दाब 1.18 वायुमंडलीय है, यानी पी की वैल्यू जो दे रखा है 1.18 वायुमंडल दे रखा है। एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा दिया है 1 लीटर विलयन में घोलने पर, यानी जो आयतन इन्होंने दिया है वो 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर। ठीक, ये भी हो गया आपका, V हो गया, P हो गया, V हो गया। और S की वैल्यू आपको पता है 0.0821 होता है लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये होता है आपका। यस, और क्या दे रखा है 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, यानी W की वैल्यू जो दे रखा है वो 10 ग्राम दे रखा है। और निकालना क्या है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी ये जो M है, M आपको निकालना है। अरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें टेम्परेचर दे रखा है T की वैल्यू जो है 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। डिग्री सेल्सियस को हम जो है केल्विन में चेंज करेंगे। भाई 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 इसमें ऐड कर देंगे, 273 ऐड करेंगे तो 73 283 केल्विन आ जाएगा। देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं रखेंगे, इसको हम केल्विन में रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इस सारे वैल्यू को इस फार्मूले पर रख देते हैं। तो हमें ये निकालना है, चाहो तो आप इसको इधर रख लो, इसको यहाँ कर लो, और चाहो तो पहले वैल्यू पुट अप कर लो। P की वैल्यू है 1.18 गुणे V की वैल्यू है 1 लीटर बराबर W की वैल्यू है 10 ग्राम गुणे S की वैल्यू है 0.0821 और गुणे T की वैल्यू है 283 बटे नीचे है M आपको निकालना है। M इधर कर लो, इसको नीचे कर लो, तो M बराबर हो जाएगा 10 गुणे 0.0821 गुणे 283 बटे 1.18 ये हो जाएगा और गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं। 1 2 3 4 अंक यहाँ है, तो आप जो है 1 2 है ही है, 2 जीरो और बढ़ा लो 4 हो जाए, इधर का दशमलव हट जाएगा, तो M बराबर आपका आ जाएगा 10 गुणे 821, भाई दशमलव किधर वाला लेंगे, गुणे 283 बटे 11800, 11800 ये हो जाएगा, गुणे 1 का कोई मतलब नहीं है, 1010 से कट जाएगा। आप एक काम करिए, इन दोनों को गुणा करा के इतने से भाग दे दीजिए, ये लगभग 9 बार जाएगा, तो यहाँ जो ये काटने पर निकल के आ जाएगा 196.9। देखिए ये अणुभार है, M की वैल्यू निकल के आया है 196.9। आप जानते हैं अणुभार की कोई इकाई नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं, फिर से देख लो। ये पीवी बराबर W/m/ST, यही फार्मूला रहेगा। अब इस फार्मूले पे हम पहले देखेंगे, इसमें दिया क्या क्या गया है, P दिया है, V दिया है, S दिया है। S आपको याद करना पड़ेगा, W दिया है, M आपको निकालना है, T 10 डिग्री सेल्सियस दिया था, इसको हमने जो है 273 जो है ऐड कर दिया क्योंकि केल्विन में चेंज करना था, तो ये 283 केल्विन हो गया। ठीक, अब यहाँ हमने वैल्यू रख दिया, इसी पे रखने के बाद ये निकालना, ये यहाँ कर लिए, इसको यहाँ कर दिए, इसके बाद इसको हमने आराम से जो है दशमलव हटा के सीधा कर लिया, ऊपर का ऊपर गुणा करा दिया, गुणा करा करके इसने से इसमें भाग दे दिया, 196.9 जो है निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा काटने पीटने पर मत ध्यान दीजिए, ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे गुणा करा के और ऊपर से नीचे से ऊपर को डिवाइड कर दीजिए। इतना अगर करना आता है तो आपका कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अब इसी में काटने में अगर आपको काटना आ रहा हो तो ठीक है, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा जो है न्यूमेरिकल लगे, तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से। देखिए इस पर और भी न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोग बुक से लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना और न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे। चलिए इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में फिर हम जो है दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।